दोस्तों, आमतौर पर फिल्म निर्माता सरकार की नाकामी को दिखाने से काफी कतराते हैं ताकि उनके देश की दुनिया भर में किरकिरी ना हो। लेकिन सिनेमा जगत में कुछ ऐसे भी बहादुर डायरेक्टर हैं जो अपने देश में हुई शर्मनाक हरकत को लोगों के सामने उजागर करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। और साल 2019 में कोरियन डायरेक्टर ली जोंग यून ने एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी को लोगों के सामने लाकर वहां की सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया था। गजब बात तो ये थी कि इस फिल्म को न सिर्फ लोगों ने सराहा बल्कि दर्शकों को अंत में रुला भी दिया। मूवी का नाम है बर्थडे, पर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जन्मदिन किसी भी बच्चे के नसीब में ना आए। और ऐसा क्यों है, ये आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। हमारी इस कहानी की शुरुआत फ्लाइट का सफर तय कर रहे एक शख्स से होती है जो कई सालों बाद अपने देश कोरिया आ रहा था। वैसे तो आमतौर पर लोग अपने घर पहुंचने पर काफी खुश होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों इस आदमी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। एयरपोर्ट पर उतरकर वो दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो बार बार कहता है, सू, क्या तुम अंदर हो? मैं वापस आ गया, प्लीज दरवाजा खोलो। मगर दूसरी तरफ सिर्फ शांति पसरी हुई थी। हालांकि घर के अंदर उसकी पत्नी सू नैम मौजूद थी, लेकिन वो मन ही मन भगवान से मना कर रही थी। उसके साथ उसकी बेटी ये सोल भी मौजूद थी जो दूर कैमरा से अपने पिता को देख रही थी। वो आज उसके लिए तोहफे भी लेकर आया था, पर सू ना तो खुद जाती है और ना ही अपनी बेटी को जाने देती है। काफी देर तक दरवाजा ना खोलने की वजह से वो आदमी वापस अपनी बहन के घर चला जाता है। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि इसका नाम जुंग इल है और ये पिछले कई सालों से वियतनाम में था, जो कि अपनी बेटी को देखने के लिए काफी इच्छुक था, क्योंकि जब वो कोरिया से गया था तो वो काफी छोटी थी। अगली सुबह जुंगिल ब्रेकफास्ट करने के दौरान अपनी बहन जुंग शूक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहने आ गई? हमारे पुश्तैनी घर का क्या हुआ? इस पर वो बताती है कि ये सब हमें मजबूरी में 3 साल पहले करना पड़ा, जब लोन की वजह से बैंक वाले रोजाना घर आकर बेइज्जत किया करते थे और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स के पैसे हमारे पास बचे थे वो तुम्हारे वकील के पीछे खर्च हो गए। वहीं रात भर जुंगिल के बारे में सोचने की वजह से सूक ठीक से सो नहीं पाई और सुबह उसे उठने में देर हो गई, जिसकी वजह से आज ये सोल ही अपनी माँ को उठाती है और तो और उसके लिए नाश्ता भी बनाती है। इससे हमें साफ पता चल रहा था कि माँ बेटी के बीच बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अब कुछ घंटे बाद जुंगिल अपनी बहन के साथ येसोल के स्कूल जाता है, जहाँ पर वो इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखता है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि येसोल उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। उल्टा वो तो अपने पिता को देखकर दूर भाग रही थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी खुद की बेटी उसे ना पहचाने। फिर भी बेचारा जुंगिल इसे अपनी ही बदकिस्मती मानता है और अपनी बेटी को उसका मनपसंद खिलौना दिलाता है और फिर घर छोड़ने के बाद पत्नी सू से मिलने जाता है। सू एक सुपरमार्केट में बिलिंग का काम किया करती थी और जब वो जुंगिल को अपने पास आते देखती है तो अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है और फोन पर उससे ना मिलने की बात कहती है। इससे जुंगिल को काफी बुरा लगता है। वो अपना मन मारकर वापस चला जाता है। अगले दिन जुंगिल ये सोल से दोबारा मिलने के लिए जाता है और अपने साथ उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ जुंगिल ने अपनी बेटी की पसंद की हर चीज ऑर्डर की थी, लेकिन ये सोल तो खाना खा ही नहीं रही थी। जुंगिल उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं? मैं कुछ और मंगवाऊं? वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस क्या आप इसे आधा पैक करवा देंगे? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम इसे किसके लिए पैक करवा रही हो? तब ये सोल बोलती है कि मेरे भाई सू हो के लिए। सू हो का नाम सुनकर जुंगिल का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और वो तुरंत वेटर को बुलाकर कहता है, प्लीज आप 1 प्लेट पैक करवा दीजिए। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम इसे पूरा खा सकती हो, जिसके बाद ये सोल बड़े ही चाव से खुशी खुशी उस डिश को खत्म कर देती है और वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर ये सोल जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी उसका दोस्त उसे पार्क में खेलने के लिए बुला लेता है, जिसके बाद वो घर को ऐसे ही छोड़कर उसके साथ खेलने चली जाती है। अब यहाँ जुंगिल काफी समय बाद अपने घर में कदम रखता है, जहाँ पर वो हर एक कमरे को बड़े ही गौर से देख रहा था। सारे कमरे तो खुले होते हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा लॉक होता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे काफी दिनों से नहीं खोला गया है और जब वो उस कमरे को खोलता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल ये रूम किसी और का नहीं बल्कि जुंगिल के बेटे सू हो का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। सू हो की मौत आज से 3 साल पहले हुई थी। अफसोस की बात तो ये थी कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बावजूद भी जुंगिल कोरिया वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से आज तक सू ने उसे माफ नहीं किया था और यही वजह है कि वो अपने पति का मुंह तक देखना नहीं चाहती। आपको बता दें कि सू हो की मौत एक फेरी के डूबने की वजह से हुई थी, जिसमें 300 लोगों की जान गई थी
और इसमें ज्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स थे, जिनमें से एक सूहो भी था। ये दुर्घटना उस दौर के कोरिया की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां पर सभी लोग सरकार को ही दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि फेरी डूबने के काफी समय बाद भी कोस्टल पुलिस उन्हें बचाने नहीं आई। पर गवर्नमेंट अपनी छवि बचाने के लिए इस केस को वहीं पर दबा देती है, जिसके कारण कई बच्चों के पेरेंट्स ने सरकार पर केस कर दिया था, जो कि आज भी चल रहा है। कुछ लोग तो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 300 में से 9 लोगों की लाश अभी तक बरामद नहीं हुई थी। घर आते समय सू की नजर उन पर पड़ती है, लेकिन वो जानती है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। जब सू घर पहुंचती है तो वो जुंग इल को लाइट सही करते हुए देखती है। ये देखकर सू भड़क जाती है और अपनी बच्ची ये सोल को पड़ोसी के घर छोड़कर अपने पति से कहती है कि अब मुझे छोड़ दो, ये तलाक के पेपर्स हैं, इसमें सिग्नेचर करके हम लोगों को अकेला छोड़ दो। जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो तुम हमें पूछने भी नहीं आए, तो अब यहाँ क्या लेने आए हो। जुंग इल अगले दिन जब ये सोल को छुट्टी के बाद स्कूल से लेकर आ रहा था, तब उसकी मुलाकात रास्ते में वही पड़ोसी महिला से होती है, जिसके साथ एक शख्स भी था। ये आदमी उन लोगों के लिए एक ग्रुप चलाता था जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपनों को खोया था, और बच्चों के बर्थडे पर एक स्पेशल मेमोरियल की व्यवस्था करते हैं, जहां उस बच्चे की सभी यादगार चीजों को याद किया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जुंग इल से वो पूछते हैं कि सूहो का जन्मदिन करीब आ रहा है, अगर हो सके तो आप उसके बारे में मुझे बताइए ताकि हम उसके लिए कुछ कर सकें। मगर बेचारा जुंग इल अपने बेटे के बारे में कुछ ज्यादा बयान नहीं कर पाता। बस उसे इतना याद था कि जब सूहो का जन्म हुआ था तब वो काफी बड़ा था और वो बिल्कुल उन पर गया था। वो शख्स जुंग इल से सूहो की तस्वीर के बारे में पूछता है, जिस पर ये सोल उसे एक कमरे में लेकर जाती है और कबर्ड से ढेर सारी फोटोज निकाल कर दे देती है। वहीं जुंग इल पत्नी सू को मनाने की हर एक कोशिश कर रहा था। वो हर वो चीज करने को तैयार था जो कुछ भी वो बीते सालों में अपनी गैर मौजूदगी में नहीं कर पाया था। रात में जुंग इल सू को बताता है कि आज कुछ लोग आए थे और वो सूहो के लिए मेमोरियल अरेंज करना चाह रहे हैं, जिस पर सू साफ साफ इनकार कर देती है। जुंग इल जब इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि बस कुछ चीजों से लोग बिना वजह नफरत करते हैं, शायद मेरे लिए यही वो वजह है। सू चाहे जुंग इल के सामने कितनी भी कठोर बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन जब बात सूहो की आती थी तो उसका दिल पिघल ही जाता था। आखिर एक माँ तो माँ ही होती है। ऐसे में वो रात भर अपने बेटे की तस्वीर और उसके आखिरी मैसेज को देख देख कर रोती है। सूहो ट्रिप पर जाने से पहले अपनी माँ को मैसेज करता है कि माँ, मैं जर्नी के लिए निकल चुका हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद जब जहाज डूबने लगता है तो वो अपनी माँ को बार बार फोन करता है और कहता है कि माँ प्लीज मेरा फोन उठाइए, मेरी शिप डूब रही है। लेकिन बिजी होने के चलते सू अपने बेटे से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाती और इसका मलाल उसे पूरी जिंदगी रहेगा। अब अगली सुबह वो जुंग इल के साथ सूहो की समाधि पर जाती है, जहाँ उन सभी बच्चों की समाधियाँ बनाई गई थी जो उस दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे और जब वो लोग सू के साथ जुंग इल को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर केवल सू ही आ रही थी। उन्होंने कभी सूहो के पिता को नहीं देखा था। वो सभी लोग उन्हें अपने साथ लंच में इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अपने खोए हुए बच्चों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि हंसी मजाक में लगे थे, जिससे सू को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जुंग इल भी सबसे माफी मांगकर उसके पीछे लग जाता है, लेकिन तब तक वो अकेले ही कार में बैठकर वहाँ से घर चली जाती है और जुंग इल वहीं रह जाता है। ये बात जुंग इल का दिल दुखाती है, लेकिन वो फिर भी शांति से इस दर्द को भी सह लेता है। रात में घर पहुंचकर सू अपनी बेटी येसोल से कहती है, देखो मैं कपड़े लेकर आई हूँ, और ये कपड़े वो सूहो के लिए लाई थी। येसोल उसके बैग में झांकती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं लाई थी, जिससे नन्ही सी येसोल का मुंह बन जाता है। आखिर थी तो वो भी एक बच्ची ही। यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि आखिर कैसे अपनी माँ के साथ रहकर येसोल को उसका प्यार नहीं मिला। उसकी माँ सिर्फ उसके भाई की ही फिक्र करती रही, उसके लिए ही रोती है। ये सब सोचकर येसोल काफी रो रही थी और जब सू को अपनी बेटी के दर्द का एहसास हुआ तो उसने उससे माफी मांगी। सुबह येसोल जुंग इल और अपने एक पड़ोसी के साथ एक कैफे में गई, जहाँ वू चैन नाम का एक लड़का काम करता था। वो सूहो का बेस्ट फ्रेंड था। वू चैन येसोल से पूछता है कि वो आदमी कौन है, तो वो बताती है कि ये मेरे पिता हैं और अगले हफ्ते भाई का मेमोरियल भी है। वहीं रात में लंबी शिफ्ट की वजह से आज सू घर पर देर से आएगी, जिसकी वजह से येसोल जुंग इल को अपने पास ही रोक लेती है, क्योंकि वो अकेली भी थी और अब उसका अपने पिता के प्रति लगाव भी बढ़ता जा रहा था। वो उन्हें देखती है कि उसे एक बनाना आता है
इसी दौरान जुंगिल सूहो के कमरे में जाता है। यहाँ उसे एक पासपोर्ट मिलता है। ये पासपोर्ट सूहो का था, लेकिन उस पर कोई स्टैंप नहीं लगा था। सू के आने के बाद जुंगिल उससे पूछता है कि ये पासपोर्ट किसका है। वो बताती है कि सूहो का। दरअसल वो वियतनाम जाना चाहता था अपने पिता से मिलने। वो जानना चाहता था कि उसके पिता आखिर उससे मिलने क्यों नहीं आते। ये बात सुनकर जुंगिल एकदम से टूट जाता है और अपने पास्ट की सभी चीजों को याद करके काफी रोने लगता है। लेकिन अब वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसके कुछ दिनों बाद जुंगिल अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां पर उसकी मार्कशीट और वर्क एक्सपीरियंस से इंटरव्यूअर काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन जब वो लोग पूछते हैं कि आपके वर्क एक्सपीरियंस में 3 साल का गैप क्यों है, तो वो बताता है कि मैं उस वक्त जेल में था। जुंगिल उनसे ये भी कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, बस एक एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग प्लांट में अचानक हुए हादसे में मुझे बस फंसाया गया था और कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने में 3 साल लगे, जिसकी वजह से मैं जेल में था। पर अंत में कोर्ट ने मुझे रिहा भी कर दिया। जेल का नाम सुनते ही इंटरव्यूअर हिचकिचाने लगे और उसे वहाँ से जाने को कह देते हैं। और यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि आखिर में जुंगिल कोई बुरा व्यक्ति नहीं है और वो अपने बेटे की मृत्यु पर इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो जेल में था। हालांकि जुंगिल को इसका काफी पछतावा था और ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार के साथ इतना कुछ हो गया और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद वो अपने बेटे का वो आखिरी सपना पूरा करने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जहां एक अधिकारी के पास जाकर उससे कहता है कि प्लीज इस पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगा दीजिए। पर ऑफिसर उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये स्टैंप ऐसे नहीं लगता, इमिग्रेशन के दौरान लगता है। जुंगिल उससे लाख गुजारिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। अधिकारी उसको धक्के मारकर बाहर निकालने लगता है, जिस पर जुंगिल दोनों हाथ जोड़कर उससे विनती करता है कि प्लीज सर, ये स्टैंप लगा दीजिए। ये मेरे बेटे की आखिरी इच्छा थी, इससे आपका क्या बिगड़ जाएगा। और एक पिता की आंख में अपने बेटे के प्रति इतना प्यार देखकर आखिरकार उस अधिकारी को रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। वहीं सू को अन्य विक्टिम्स के माता पिताओं से पता चलता है कि सरकार ने उन लोगों को कंपनसेशन अमाउंट ऑफर किया है ताकि वो लोग अपना केस वापस ले सकें, और जो बच्चे उस घटना में बच गए थे उन्हें फुल स्कॉलरशिप भी दी गई है। ये अमाउंट इतनी बड़ी थी कि कुछ माता पिताओं ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, पर सू इसके खिलाफ थी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि इन पैसों से उसका बेटा वापस आएगा। ये बात वो रात में जुंगिल को बताती है। साथ ही वो उससे ये भी पूछती है कि उसने ये सूट क्यों पहना हुआ है। जुंगिल कहता है कि मैं इंटरव्यू में गया था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। वैसे क्या ये मेरे ही सूट और जूते हैं? जिस पर सू कहती है कि नहीं, ये शू हो के हैं। तुम दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए आपको फिट आ गया। ये सुनकर जुंगिल दोबारा भावुक हो जाता है, लेकिन अपने आंसू रोकते हुए पत्नी से कहता है, क्या तुमने वो कंपनसेशन ले लिया? और अगर हाँ, तो तुमने उन पैसों का क्या किया? ये सुनकर सू को लगता है कि जुंगिल इन पैसों के लिए ही यहाँ वापस आया है, और वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लेना देना है उन पैसों से? क्या हुआ, क्या तुम्हें वो पैसे चाहिए? कहीं तुम पैसों के लिए ही तो वापस नहीं आए हो? ये सुनकर जुंगिल तुरंत भड़क जाता है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसकी पत्नी इतनी घटिया भी सोच रख सकती है, और गुस्से में घर छोड़कर एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। कुछ दिन तक जुंगिल का कोई अता पता न होने की वजह से सू उसकी बहन जुंगसूक से मिलने जाती है और उससे जुंगिल के बारे में पूछती है, जो उसे बताती है कि आजकल जुंगिल फिशिंग करने के लिए बहुत जाता है। सू को शायद अपनी उस दिन की गलती का पछतावा होता है, इसलिए वो उसकी बहन से कहती है कि वो जुंगिल को बिल्कुल भी ना बताए कि मैं उससे मिलने आई थी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर फिशिंग करते करते जुंगिल को शाम हो जाती है। वो अतीत के अपने लम्हों में खोया हुआ था। ये वही दिन थे जब उसकी पत्नी और बच्चे मिलकर कैंपिंग के लिए यहाँ पर आया करते थे। इन भूली बिसरी यादों के साथ साथ जुंगिल अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाता। वहीं दूसरी तरफ बाहर कुछ बच्चों को खेलते देखकर सू को भी सू हो की याद आ जाती है, और वो उसे इमेजिन करके खूब रोती है। अगले रोज उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए होते हैं, जो बातों ही बातों में सू हो के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि उन लोगों ने अभी तक कंपनसेशन के पैसे क्यों नहीं लिए, जिस पर सू साफ साफ इनकार कर देती है। तभी एक रिश्तेदार कहता है कि अगर तुम लोग सरकार से पैसा नहीं लोगे तो मेरा लोन कैसे चुकाओगे। ये सुनकर जुंगिल को काफी गुस्सा आता है और वो उन लोगों से तुरंत उनका घर छोड़ देने के लिए बोलता है, और ये भी कहता है कि तुम लोगों का पैसा मैं चुकाऊंगा, लेकिन हम लोग सरकार का पैसा लेकर अपने बेटी की मौत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपना काम खत्म करके जब वू चैन घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। तो वो उससे कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सू हो की फ्रेंड हो ना। लेकिन वो उदास लड़की कुछ ना कहकर वहाँ से चली जाती है।
अब हम जुंगिल को देखते हैं जो सूहो के मेमोरियल की तैयारियों में लगा हुआ था। वो सू से कहता है, क्या तुम्हें पता है जब उस दिन उस शख्स ने मुझसे सूहो से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में पूछा था तो मैं कुछ नहीं बता पाया। उसके बर्थडे पर वहाँ पर हर वो आदमी मौजूद होगा जो उसे जानता होगा, जिसके पास उससे जुड़ी कुछ न कुछ यादें होंगी। वहाँ सूहो भी आएगा, लेकिन शायद मेरे पास इतना कुछ ना हो। पर क्या तुम अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज चलो मेरे साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो दोनों मेमोरियल डे पर पहुंचते हैं, जहां पर मिस्टर ली प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं और हमें सूहो की बचपन की फोटोज दिखाई जाती हैं। ये वो समय था जब उसका जन्म हुआ था। वो साइज में काफी बड़ा लग रहा था और उससे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। वो अपने पिता का लाडला बेटा था। उसकी बहन उसकी जान थी और उसकी माँ तो समझो उसकी जिंदगी। पिता के बाहर जाने के बाद उसने अपनी माँ को संभाला। हर कोई उसे प्यार करता था। उसके दोस्त से लेकर सभी रिश्तेदार, किसी के साथ उसका कोई बैर नहीं था। फिर एक एक करके उसके सभी दोस्त सूहो के साथ बीते उन पलों को याद करके सबको सुनाते हैं, जिसे सुनकर कभी सबकी आंखें नम हो जाती हैं, तो कभी हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने जज्बात को वहीं रोक लिया करते हैं। आखिर सूहो चीज ही ऐसा था। अब सूहो का दोस्त वूचैन अपने दोस्त के लिए लिखा एक खत पढ़ना शुरू करता है, जिसमें उसने लिखा था, डियर शूहो, मुझे नहीं पता मैं कहां से शुरू करूं। बस मैं इतना जानता हूं कि क्लास 5 में हम दोनों मिले थे और तभी से एक खास दोस्त बने। हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सारे राज पता थे। तुम होम वे जाना चाहते थे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। मैं आज भी तुम्हारे वो सभी फेवरेट सॉन्ग सुनता हूँ और वही पार्ट टाइम काम करता हूँ जो तुम अपने पिता के जाने के बाद किया करते थे। और तो और मैं वो सभी काम करता हूँ जो हम लोग साथ में किया करते थे और उन्हें पेपर पर लिखता भी हूँ, ताकि मैं चाहकर भी उन्हें भूल ना पाऊँ। आखिर में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्त। तुमने मुझे जिंदगी में इतनी खुशियाँ दी, मुझे जीना सिखाया। और हाँ, ये खत यहीं पर समाप्त नहीं होता, बस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तब तक जब तक हम दोनों दोबारा नहीं मिल जाते। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और इन्हीं में से थी पीछे बैठी वो लड़की जिसे रास्ते में उस दिन वूचैन ने देखा था। ये लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगती है और फिर अचानक उठकर एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर हर किसी के दिल में सूहो के लिए इज्जत दुगनी बढ़ जाती है। दरअसल उस दिन सूहो बच गया था। कोस्टल पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया था, पर ना जाने क्यों सूहो ने अपने सामने डूब रही इस लड़की को अपना लाइफ जैकेट देकर खुद बाद में आने को कहा। पर लाइफ बोट पर बैठने के बाद जब ये लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो सूहो को एक बहुत ही खतरनाक वेव ने अपने अंदर समा लिया था, जिसके बाद वो दोबारा कभी नहीं दिखा। सूहो ने उस दिन अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को बचाना सही समझा। उसने अपनी जिंदगी न्यौछावर करके एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया। हर कोई लड़की के इन शब्दों से हताश था। अब ना तो किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द थे और ना ही कहने को कोई लफ्ज, बस था तो सिर्फ आंखों में सूहो के लिए दर्द। इसके बाद मिस्टर ली एक पोएट द्वारा सूहो के लिए लिखी गई उन चंद लाइनों को भी सभी के बीच साझा करते हैं, जिसे उसके पड़ोस का एक लड़का पढ़ता है जो सूहो को अपने बड़े भाई से ज्यादा मानता था। अब वो लड़का पढ़ना स्टार्ट करता है, माँ, मैं पेड़ों के पास गया, बादलों के पास गया और नदियों के पास भी। मैं चारों तरफ गया मगर मुझे तुम नहीं मिली, इसलिए मैंने खुद ही एक रास्ता बनाया। और आपको बता दूं, हर रात दरवाजे के सामने जो लाइट ग्लिटर करती है उससे आप कभी डरना मत। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं हर वक्त आपके पास हूँ और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। मैं रोज आता हूँ, रोज आपसे मिलता हूँ, आपका बनाया हुआ खाना खाता हूँ और आपको इतनी जोर से गले लगाता हूँ कि मैं कभी भी आपसे दूर ना जा सकूं। मैंने देखा पापा वापस आ चुके हैं। पता है माँ, मैं उनके सपने में गया था और मैंने उनसे कहा था कि मेरी माँ के लिए प्लीज आप उनके पास चले जाइए, क्योंकि अब मैं आपके पास नहीं हूँ तो प्यारी छोटी बहन येसोल और आपका ध्यान कौन रखेगा। मैंने पापा से कहा है वो मिलकर आप लोगों को अपने गले से लगाएं और कभी भी मेरी कमी ना खलने दे। मैं हमेशा आपको प्यार करूंगा माँ, एंड आई मिस यू सो मच। ये सब सुनकर खुद को लाख रोकने के बाद भी उनके आंसू नहीं रुक पा रहे थे, जिसमें सबसे बुरी हालत जुंग इल की थी, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक अपने बेटे का एक बार भी मुंह नहीं देख पाए थे। इसके बाद मेमोरियल खत्म होता है और सभी लोग खाना खाते वक्त कुछ बची हुई चंद यादों को शेयर करते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां पर फिशिंग करने के दौरान जुंगिल शूहो से वियतनाम जाने से पहले कहते हैं कि
कि मेरी गैर हाजिरी में अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना, और ये काम उसने बखूबी निभाया था, बिल्कुल एक आदर्श बेटे की तरह। आखिरी के सीन में हम देखते हैं कि अब सू, जुंगिल और येसोल साथ रहने लगे थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। लेकिन इस परिवार में सू हो की जगह हमेशा उनके दिल में रहती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।